हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वन मार्कर क्वेश्चंस, जिसके अंदर होंगे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप और रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना और इसमें आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस करने को मिलेंगे और आपका पूरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रिवाइज हो जाएगा। तो शुरू करेंगे बच्चों हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स पीपीसी टू द राइट बिकॉज। इम्प्रूवमेंट होने से टेक्नोलॉजी के पीपीसी राइट में शिफ्ट हो जाता है, क्यों शिफ्ट हो जाता है, आपके क्या जवाब हैं? ए, इकोनॉमी की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिक्रीजेस। बी, इकोनॉमीज चॉइस टू प्रोड्यूस इंक्रीजेस। सी, इकोनॉमीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंक्रीजेस। डी, इंडिविजुअल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंक्रीजेस। तो चार मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही? वेरी गुड, सही भेजा। तो इसीलिए राइट वर्ड शिफ्ट होता है क्योंकि इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रोड्यूस करने की। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज मेकिंग अ चॉइस बिटवीन। हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम में जो हम चॉइस करते हैं वो किन के बीच में करते हैं? ए, नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं। बी, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। सी, लेबर इंटेंसिव मेथड। डी, बोथ ऑफ दीज। वेरी गुड, तो बोथ ऑफ दीज बिल्कुल सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स द पीपीसी टू द। जब बहुत ही भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मैसिव मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो उस केस में पीपीसी क्या होता है? ओके, वेरी गुड, क्या बात है, बच्चों को याद है इसका मतलब। तो अनएम्प्लॉयमेंट होने से हम ये मानते हैं कि पीपीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, हु गेट्स हाउ मच इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में किसको कितना मिलेगा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स। किस सेंट्रल प्रॉब्लम में ये पता लगता है कि किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा? वेरी गुड। फॉर हुम टू प्रोड्यूस है ना, उसी में हम ये डिस्कशन करते हैं कि किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए कि पुअर के लिए बनाए। परफेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस, बताओ इंक्रीजिंग एमओसी होने से पीपीसी का शेप कैसा होता है? वेरी गुड, शाबाश, कॉनकेव होता है, बिल्कुल सही है ना। तो इंक्रीजिंग एमओसी का होने से पीपीसी का शेप कॉनकेव होता है। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम MRT भी कहते हैं। तो पूछ रहे हैं इसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, मतलब इसको हम किस एक्सप्रेशन में शो करते हैं? 2:1 या 2y या 1:2 या 2y फॉर 1x। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम किस एक्सप्रेशन में शो करते हैं? तो जैसा कि मुझे उम्मीद थी बच्चों का गलत हो गया, ओ माय गॉड। इसको हम किस एक्सप्रेशन में शो करते हैं? 1:2, ना कि 2:1। 2:1 में नहीं शो करते, 1:2। इसका मतलब होता है कि हमने कितना बेसिकली सैक्रिफाइस गेन करा, 1 यूनिट गेन करा और कितना हमने सैक्रिफाइस करा। तो इसको बोलते 1:2 है, मतलब एक्सप्रेशन जो होता है इसका होता है 1:2। फॉर्मूला चाहे अलग हो लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है MRT का आम जीवन में वो होता है 1:2 या 1:, कुछ भी इस फॉर्म में होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी। तो एक्सप्रेशन याद रखना है, MRT को हम करते हैं 1:2। हर एक एडिशनल गेन के बदले में हम कितने सैक्रिफाइस करते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं कि हर 1 गुड X को गेन करने के बदले में हम कितने गुड Y सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। तो रीड ऐसे करना होता है।
तो ये होता है एमआरटी का एक्सप्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बता सकते हो क्या? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालाइजेस, पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या एनालाइज करता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला याद है ना, जिसमें हम कोई ओपिनियन नहीं देते, जिसमें हम कोई जजमेंट नहीं देते, तो वो क्या एनालाइज करता है? जिसमें हम सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं। चलो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसमें देखो, इसमें हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे, कई बार ऐसा भी करना पड़ता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस ना तो ये बताता कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा प्रोडक्ट का, ये ऑप्शन गलत। ना वो ये बताता कि व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है, ये ऑप्शन गलत। ना वो ये बताता कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी की, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि इनका कोई भी लेना देना नहीं है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस से। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब होता है जिसमें हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं, भाई ये है, ये है, ये है, ये है ना, उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस बोला जाता है। तो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, यानी कि इसमें कोई जजमेंट नहीं होता, इसमें किसी का कोई ओपिनियन नहीं होता, इसमें हम किसी को अपनी राय नहीं देते। इट इज सिंपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि फैक्ट्स की बात होती है, सच या झूठ की बात होती है, दैट्स इट। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये सिंपल है। इफ मेनी पीपल डाई ड्यू टू एन अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इट विल शिफ्ट द कंट्रीज पीपीसी टू, तो बहुत सारे लोगों के मरने से पीपीसी क्या होगा? वेरी गुड, सही। तो बहुत सारे लोगों के मरने से हमारा पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज एक तरह से कम हो गए। परफेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कैन देयर बी एन इकोनॉमी विदाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या कोई इकोनॉमी ऐसी हो सकती है जिसमें कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो? तो कैन देयर बी एन इकोनॉमी विदाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या ऐसी हो सकती है कोई इकोनॉमी? वेरी गुड, तो सही कहा, नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ऑल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस विल लाई, मतलब कि ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हम अचीव ही नहीं कर सकते, याद है ना पीपीसी का कॉन्सेप्ट, तो सारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहाँ लाई करते हैं? सही भेजा आंसर बच्चों ने, वेरी गुड, यानी कि अबव द पीपीसी ओनली, पीपीसी के ऊपर लाई करते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए अनअटेनेबल होते हैं। परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच सेंट्रल प्रॉब्लम एक्सप्लेन्स हु गेट्स मोर एंड हु गेट्स लेस, कौन सी प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि किसको ज्यादा मिलेगा और किसको कम मिलेगा? वेरी गुड, शाबाश, सही। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्योंकि उसमें यही सब बातें होती हैं कि रिच को कितना मिलेगा, पुअर को कितना मिलेगा। वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इफ मेनी पीपल डाई ड्यू फ्लड इट विल शिफ्ट द कंट्रीज पीपीसी टू, ये तो सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले भी करा था, पहले अर्थक्वेक आया था, अभी फ्लड आ गई, लेकिन लोगों के मरने पर पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, सही, वेरी गुड। फिर 15 के बाद स्कोर पूछूंगा, तब तक कैलकुलेट करके रखना। क्वेश्चन नंबर 13, विच पॉइंट ऑन द फॉलोइंग पीपीसी शो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, इनमें से कौन से पॉइंट पर आपको प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट लग रही है कि भाई ये प्रोडक्टिवली एफिशिएंट लेवल है? कौन सी बिंदी आपको प्रोडक्टिवली एफिशिएंट लग रही है? बी लग रहा है कि ई लग रहा है कि ए लग रहा है या ऑल ऑफ दीज लग रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, प्रोडक्टिवली एफिशिएंट का मतलब ये होता है, प्रोडक्टिवली एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारी कॉस्ट सबसे कम आए, जिसमें हमारी कॉस्ट क्या आए, सबसे कम, उसको हम कहते हैं एफिशिएंट, है ना। एफिशिएंट वर्ड का मतलब हमेशा ध्यान रखना है, प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव में एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जिसका खर्चा सबसे कम आए, ठीक है ना। तो चाहे पॉइंट बी हो, चाहे पॉइंट ए हो, चाहे पॉइंट ई हो, या मतलब डी, ई का मतलब हो गया ये नीचे वाला, ये हो, कोई भी पॉइंट हो, बेसिकली हम कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो कॉस्ट जो होती है वो बाय डिफॉल्ट मिनिमम ही होती है, यानी कि बाय डिफॉल्ट सबसे कम ही होती है। तो यहां पर नजर आने वाला हर पॉइंट ही एक प्रकार से प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है, ठीक है ना।
उसने ये नहीं पूछा था कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन सा है। कई बार इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे इंटरप्रेट कर लेते हैं, बच्चे को लगता है कि शायद वो ये पूछ रहा है कि फुल यूटिलाइजेशन किस पर हो रहा है, तो बच्चा शायद आंसर बी या ई मतलब इस तरह से समझ लेता है। वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि प्रोडक्टिवली एफिशिएंट कौन सा है। और प्रोडक्टिवली एफिशिएंट सारे ही पॉइंट होते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर माना यह जाता है, अजम्पशन ये होती है कि हमारी कॉस्ट सबसे कम लग रही है। चलो ठीक है सर, याद रखेंगे इस बात को हम। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज आर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि रिसोर्सेज के प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ए, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बी, दे हैव स्केयर्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सी, नन। या डी, दे आर स्केयर्स इन रिलेशन टू आवर नीड्स। बताओ जी। हाँ सही। तो रिसोर्सेज जो हैं वो स्केयर्स भी होते हैं यानी लिमिटेड भी होते हैं, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो रिसोर्सेज के दो फीचर्स हैं कि दे आर स्केयर्स एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ऑप्शन नंबर बी सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, स्कोर लेने से पहले, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी मीन्स। ग्रोथ की समस्या जो है इकोनॉमी में, उसका क्या मतलब है बताइए। Having limited goods and services to enjoy a high standard of living, having same goods and services to enjoy high standard of living, having more goods and services to enjoy high standard of living, या having enough goods and services to enjoy high standard of living। ठीक है ना। तो थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के अपना हिंट ले सकते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा है इन एन इकोनॉमी। ये भी एक समस्या हो जाती है कभी कभी। तो ग्रोथ किसे बोलते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ बोलते हैं किसी भी चीज के बढ़ने को, किसी भी चीज के बढ़ने को, इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि इकोनॉमी ये सोचती है कि ज्यादा ज्यादा गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए हमारे पास, ये मतलब है। तो हैविंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू एंजॉय अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इकोनॉमी क्या सोचती है कि हमारे पास ज्यादा ज्यादा गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए। तो ग्रोथ किसे बोलते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जब आपके पास ज्यादा चीजें हों, है ना। तो आप यहां से हिंट ले सकते थे। ए में देखो लिखा है लिमिटेड गुड्स, तो लिमिटेड का मतलब तो ग्रोथ नहीं होगा। बी में लिखा है सेम गुड्स, ये भी कोई ग्रोथ नहीं होगा। डी में लिख रहा है एनफ गुड्स, तो ये भी कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो ग्रोथ का मतलब क्या, कि इकोनॉमीज चाहती है कि हमारे पास गुड्स और सर्विसेज ज्यादा होने चाहिए ताकि हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर सकें। ठीक है। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ आपके कितने नंबर आ रहे हैं 15 में से अब तक। किसी के 15 नहीं आए होंगे ये तो पक्की बात है। तो आपके कितने नंबर आए अभी तक। 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अगर 12 भी आए हैं तो एक्सीलेंट, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो गलत होने ही थे। या 12 से ऊपर आए हैं तो एक्सीलेंट। 10 से 12 के बीच में आ गए हैं तो वेरी गुड। 10 से कम आए हैं तो अभी हम आपके पास आगे स्कोप है और स्कोर बढ़ाने का। ठीक है ना। तो 15 के का स्कोर ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। 16, एट वॉट पॉइंट डज टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग। किस पॉइंट से टोटल यूटिलिटी गिरनी शुरू हो जाती है। टोटल यूटिलिटी वाला याद है ना कर, पहले बढ़ा फिर ऊपर गया फिर गिरनी शुरू हो जाती है। तो किस पॉइंट से वो गिरती है बताइए। वेरी गुड, शाबाश। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, यानी कि स्टेज 3 की बात हो रही है। या मतलब वो डायग्राम में, सॉरी स्टेज 3 नहीं, सॉरी, जो वो लाइन होती है जहां पर mu 0 होता है, tu मैक्सिमम होता है, तो उसके बाद tu फॉल करना लगता है और mu नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज। याद करो इंडिफरेंस कर्व वाली, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली अप्रोच। हम एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं ऐसा,
ठीक है ना, और एक बजट लाइन बनाते हैं हरे रंग वाली ऐसी। तो जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट होते हैं यानी इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वेरी गुड। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर होता है। यही तो कंडीशन भी थी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो इस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर होता है प्राइस लाइन के स्लोप से। वेरी गुड, सही भेजा। क्वेश्चन नंबर 18, गिवन द फैक्ट दैट एमआरएस बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई इज डिमिनिशिंग। एमआरएस जो है वो बच्चों डिमिनिशिंग है, तो आईसी इज इंडिफरेंस कर्व इज एमआरएस डिमिनिशिंग है, तो इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी? सही, कॉन्वेक्स। वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इन एन इंडिफरेंस मैप, जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाए जाते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट, तो जितना हायर होगा इंडिफरेंस कर्व वो क्या इंडिकेट करेगा? वेरी गुड, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। शाबाश, वेरी गुड, सही याद है आपको। क्वेश्चन नंबर 20, एन इंडिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो किससे रिलेट करता है? कंज्यूमर की इनकम से, या गुड्स एक्स और गुड्स वाई के प्राइजेस से, या गुड एक्स और गुड वाई की टोटल यूटिलिटी से, या चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर से। तो वेरी वेरी गुड, सही। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो किससे रिलेट करता है? कंज्यूमर के चॉइसेस से, प्रेफरेंस से, है ना। उसका इनकम से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो बजट लाइन हो गई। उसका प्राइजेस से भी कोई लेना देना नहीं है, वो भी बजट लाइन हो गई। और उसका टोटल यूटिलिटी से तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, यूटिलिटी ऑफ अ गुड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। बताओ बच्चों, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी हमने पढ़ रखा है, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी किसे बोलते हैं? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अ कंज्यूमर गेन्स ना। डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज नहीं, ये तो कंज्यूमर सरप्लस होता है। सी, वेरी गुड, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, कि कंज्यूमर को कितना मजा आया। बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इन अ सिचुएशन व्हेन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एमआरएस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। याद करो जब सिखाया था आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो जब एमआरएस जो है वो ग्रेटर होता है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो उस केस में कंज्यूमर क्या करता है? हाउ वुड ही रिएक्ट? हमने पढ़ रखा है। वेरी गुड। तो जिसने इसका आंसर सही दिया, इसका मतलब मेरी तरफ से उस बच्चे को शाबाशी। वेरी गुड। तो कंज्यूमर अपने गुड एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर लेता है, इस बात को याद रखना है। वेरी वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व ड्रॉन इन अ ग्राफ इज कॉल्ड, जिसमें हम खूब सारे इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, उस ग्राफ को क्या कहते हैं? वेरी गुड, उस ग्राफ को कहते हैं इंडिफरेंस मैप। परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल यू से अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, तब आप मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में क्या कह सकते हो? तो मार्जिनल यूटिलिटी उस समय क्या होती है? ओके, वेरी गुड। तो मार्जिनल यूटिलिटी उस समय जीरो होती है। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एम यू 1 यूनिट का प्लस एम यू 2 यूनिट का जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो एम यू एन यूनिट तक। तो जब हम सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देते हैं तो रिप्रेजेंट्स वो क्या बन जाता है? हाँ, वेरी गुड, तो वो बन जाता है टोटल यूटिलिटी। परफेक्ट। चलो, क्या बात है, बच्चे तो होशियार हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन द मनी इनकम एंड द प्राइस। मनी इनकम और प्राइस गिवन है, द लाइन विच शोज ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन of two goods that the consumer can spend by spending all his income is called। क्या कहते हैं उस लाइन को? बताओ, जो ये दिखाती है कि कंज्यूमर कितना खरीद सकता है अपनी गिवन इनकम के अंदर, तो उस लाइन को कहते हैं बजट लाइन। परफेक्ट, सही, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी इज ट्रू। तो याद दिलवा देता हूं ताकि आप सही आंसर भेजो। ऑर्डिनल यूटिलिटी कौन सी थी? ऑर्डिनल कौन सा था? जे आर हिक्स वाला, यानी कि जिसमें हम
इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। तो बताओ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, वो ये पूछ रहे हैं। वेरी गुड। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में क्या कहा था जे.आर. हिक्स ने कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको रैंक दे सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही भेजा आपने, ए। वेरी गुड। लास्ट एमसीक्यू, मतलब कि ऑप्शन वाला 28, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इंडिकेटेड बाय, बजट लाइन के स्लोप का क्या है फॉर्मूला। ओके, वेरी गुड, याद है बच्चों को, px अपॉन py। शाबाश, चलो बहुत ही बढ़िया। तो एक बार एमसीक्यूज तक का स्कोर बताओ फटाफट से, क्या आया। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे किसी किताब के अंदर फिलहाल, और लेटेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपको। 25 24 25 25 24 24, ठीक है, 24, ओके, 24, ठीक है, ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया, 24, ठीक है। तो 3 नंबर तो शुरू में कट गए थे, वो तो अलग ही है, तो इसका मतलब इस बार आपके ज्यादा सही हो गए ऑलमोस्ट। तो मतलब 24 ऑन एन एवरेज बच्चों का स्कोर चल रहा है। वेरी वेरी गुड। चलो अब एक बड़ा ही स्पेशल सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन सवालों को कहते हैं असर्शन एंड रीजन वाले सवाल। अब ये असर्शन और रीजन क्या होता है, पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका आपको बता देता हूं। असर्शन का मतलब होता है ये एक स्टेटमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला मेरा नाम पराग गुप्ता है, तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको असर्शन कहते हैं। अब इसके नीचे आता है रीजन, यानी कि मैंने बोला मेरा नाम पराग गुप्ता है, क्यों, रीजन क्या है, तो मैं बोलूंगा क्योंकि ये नाम मेरे माता पिता ने रखा, तो ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रीजन। तो यहां पर दो चीजें होंगी, एक होता है स्टेटमेंट जिसको कहते हैं असर्शन, और एक उसका रीजन होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन। अब हमें पहले दोनों को पढ़ना पड़ता है, और फिर जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसके बारे में मैं आपके पास दोबारा आता हूं। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है, यानी कि असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन में लिखा है बजट लाइन कैन शिफ्ट टू द राइट व्हेन द कंज्यूमर इज एबल टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने की मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं, वो बड़े ध्यान से मेरे साथ साथ सुनना। आप पहले असर्शन पढ़ लो कि बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है राइट में जब कंज्यूमर एबल टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स। आप बस पहले ये बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है या ये स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, पहले इतना विचार करना चाहिए। तो पहले इतना विचार करके मुझे अपना आंसर भेजो कि क्या आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा है या ये स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है। ओके ओके ओके, वेरी गुड, सही है, शाबाश, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही लग रहा है और सही भी है, ठीक है ना। अब हम इसका रीजन पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या वो सही रीजन दे रहा है या नहीं। भाई मैंने कहा मेरा नाम पराग गुप्ता है, अब आगे पता चला मैं बोल दूं क्योंकि मैंने सुबह एप्पल खाया था, तो आप कहोगे सर ये क्या रीजन हुआ। तो मेरे स्टेटमेंट से मेरा रीजन कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम रीजन पढ़ते हैं कि बजट लाइन राइट में शिफ्ट होगी क्योंकि कंज्यूमर दोनों गुड ज्यादा खरीद पाएगा, क्योंकि रीजन when the level of income increases the consumer will be able to buy more bundles of goods which were previously not possible। तो कह रहा है क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी ज्यादा गुड्स खरीदने की, जो वो पहले नहीं खरीद पा रहा था। तो अब आप ये बताओ कि क्या ये रीजन आपको सही रीजन लग रहा है, इसका लॉजिकल लग रहा है कि मेरा नाम पराग गुप्ता है क्योंकि ये नाम मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, सही लग रहा है, या मैं बोल रहा हूं मेरा नाम पराग गुप्ता है क्योंकि सुबह मैंने एप्पल खाया, मतलब आपको लग रहा है नहीं रीजन तो गलत है सर। क्या राय है आपकी, क्या रीजन सही है। बच्चे कह रहे हैं हाँ, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ रीजन बिल्कुल सही है। तो ऐसे हमने सोच लिया। अब ऑप्शंस जो होते हैं वो इसी से निकाले जाते हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा है
असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, यानी दोनों चीजें करेक्ट हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, और रीजन जो है वो बिल्कुल सही रीजन है। तो अगर ये बात है तो हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। ऑप्शन बी बस पढ़वा देता हूं, उसमें कह रहा है रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी मैं कह रहा हूं मेरा नाम पराग गुप्ता है, ये बात सही है, मैंने सुबह एप्पल खाया, ये बात भी सही है, लेकिन अगर मैं कहूं मेरा नाम पराग गुप्ता है क्योंकि मैंने सुबह एप्पल खाया, तो आप कहोगे नहीं सर ये क्या कह रहे हो, तो फिर गलत हो जाएगी बात, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सी ऑप्शन कहता है असर्शन इज करेक्ट, कि वो तो सही है बट रीजन इज रॉन्ग, और रीजन तो गलत ही है, तो हम सी ऑप्शन चुन देंगे। और अगर इसका उल्टा हो जाए, असर्शन इज रॉन्ग यानी स्टेटमेंट ही गलत है, मैं बोलूं कि मेरा नाम राहुल खन्ना है, तो आप कहोगे सर ये तो पहली गलत हो गई, स्टेटमेंट ही गलत हो गई, तो असर्शन इज रॉन्ग, तो फिर मैं डी ऑप्शन चुन लूंगा। तो इस तरह से हमको स्टेटमेंट पढ़ना होता है और रीजन पढ़ना होता है, और फिर दोनों को मिक्स करके देखना है कि ए ऑप्शन सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है, ठीक है ना। तो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, अब बुद्धि लगाएंगे 30 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का स्टेटमेंट है बजट लाइन कैन शिफ्ट टू द राइट व्हेन द कंज्यूमर इज एबल टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड। यानी स्टेटमेंट तो इस बार भी सेम है, यानी स्टेटमेंट तो सही है ही है, और इस बार वो रीजन दे रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फॉल, कह रहा है जब प्राइस कम हो जाते हैं दोनों गुड्स के, द कंज्यूमर कैन नॉट परचेज मोर गुड्स विद द सेम लेवल ऑफ इनकम। तो कंज्यूमर ज्यादा गुड्स नहीं खरीद पाएगा सेम लेवल ऑफ इनकम में। तो बताइए बच्चों, क्या आपको रीजन सही लग रहा है? ओ क्या बात है, बच्चों ने तो सही बताया, वेरी गुड। इसका मतलब वो गलत कह रहा है, ये क्या रीजन हुआ कि प्राइसेस कम हो जाएंगे तो कंज्यूमर कह रहा है कि वो ज्यादा नहीं खरीद पाएगा, ये तो बात गलत कह रहा है। बिल्कुल सही, तो सही आंसर भेजा आपने, तो मजे आ गए। तो यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि असर्शन तो करेक्ट है परंतु रीजन एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, रीजन में जो बात लिखी है वो गलत लिखी हुई है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो एक बार मुझे यहां तक ये बताओ कि आपको रीजन और असर्शन के क्वेश्चन का करने का ढंग समझ आया प्रॉपर तरीके से? कोई भी इसमें परेशानी तो नहीं फील हुई? एक बार मुझे ये बता दो, क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम, चलो वेरी गुड, थैंक गॉड। ठीक है, ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। राशिद कह रहा है स्केरसिटी, स्केरसिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज का अभाव, उसको स्केरसिटी बोलते हैं। अच्छा, 31 का आंसर बता रहे हो? ओ माय गॉड, अरे अभी पहुंचने तो दो। अच्छा, चलो ठीक है बच्चों। तो रीजन असर्शन का एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम सोच के कर लेंगे। चलो अब मैं आपको ले चलता हूं अगली कैटेगरी पर, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसकी स्कोरिंग अलग करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपके कितने नंबर आए। 15 फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगा आपसे, और फटाफट फिर उसके बाद स्कोर पूछूंगा कि कितने नंबर आए। तो सबसे पहले ए, डैश इन इकोनॉमिक्स इज शॉर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड। डिमांड के रिलेशन में जब सप्लाई कम पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, स्केरसिटी, शाबाश। फिर बी, डैश अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द एडिशन टू द कॉस्ट in terms of number of units of commodity sacrifice to produce an additional unit of another commodity. Very good. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद सी, डैश इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जिसमें ह्यूमन वांट्स के लिए गुड्स और सर्विसेज को हमने यूज कर लिया, क्या है उस प्रोसेस का नाम? ये शायद आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हो, शुरू शुरू में शायद पढ़ा हो, या वैसे क्लास 10th में भी बच्चा पढ़ लेता है, कुछ बच्चे क्लास 10th में भी पढ़ते हैं। 3 तरह के प्रोसेस होते हैं ना इकोनॉमी में, ऐसा कहा जाता है। कौन से प्रोसेस में हम चीजों को यूज कर लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं? हिंट दे रहा हूं, कंज्यूम कर लेते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है? हाँ, वेरी गुड, कंजम्पशन।
तो कंजम्पशन का मतलब होता है कि हम चीजों को यूज कर लेते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वेरी वेरी गुड। उसके बाद डी, चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है ना, वही वाली चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ। तो चॉइस जो है वो किस वजह से होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का कारण क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ। हाँ, यस, वेरी गुड हर्षिता। चॉइस इज द रिजल्ट ऑफ स्कैरिसिटी, मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो किसका परिणाम है? स्कैरिसिटी का, क्योंकि स्कैरिसिटी है इसीलिए चॉइस होती है ना। आपके पास खाली 100 रुपए हैं, आपके पास पैसे कम हैं, तभी तो आपको जीवन में चॉइस करनी पड़ती है ना कि चलो यार ये जीन्स खरीदूं कि जूता खरीदूं कि शर्ट खरीदूं, पैसे कम है। तो चॉइस की समस्या कब होती है? जब आपके पास चीजों का अभाव होता है, यानी कि स्कैरिसिटी होती है, ठीक है ना। उसके बाद ई, बताओ ई अब आपको सही बताना है एक बार में। डैश इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं? वेरी गुड। तो ये हो गया प्रोडक्शन, अब आपको याद रहेगा हमेशा। उसके बाद नंबर एफ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी द प्रिंसिपल प्रॉब्लम पॉलिसीज कंसर्निंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं? किसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं? पूरा चैप्टर 1 तो इसी पर बेस्ड है, रिसोर्सेज। हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का सही उपयोग हो, ये हमारा मोटो होता है। वेरी गुड जी। अब देखो उल्टा क्वेश्चन आ गया, अब आपको ये भी याद रहेगा हमेशा एग्जाम में। स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ। स्कैरिसिटी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? हाँ, सही, वेरी गुड। तो स्कैरिसिटी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। उसके बाद एच, economizing of resources means that resources are used in such a manner कि हम अपने resources को इस तरह से यूज करें that the dash output is realized per unit of input। अच्छा पॉइंट है, लेट्स सी कौन सही बताएगा। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करा जाए ताकि कितना आउटपुट बने, पर यूनिट ऑफ इनपुट से कितना आउटपुट बने, ये पूछ रहा है। डैश आउटपुट इज रियलाइज्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो कितना आउटपुट बनना चाहिए? कम बनना चाहिए कि ज्यादा बनना चाहिए? यस, तो सही आंसर है मैक्सिमम आउटपुट इज रियलाइज्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट। तो मतलब हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे हो कि जिससे से ज्यादा आउटपुट बने हमारे पर यूनिट ऑफ इनपुट से। उसके बाद आई, डैश ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। ये आसान है, पीपीसी के स्लोप का क्या नाम होता है? हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड हर्षिता। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एमआरटी कहते हो ना शॉर्ट में आप, एमआरटी। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद जी, जे, लेट्स सी जे किसी को पता है कि नहीं। द टर्म माइक्रो, ये माइक्रो टर्म जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है, उस ग्रीक वर्ड का क्या नाम है? ये मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो बच्चे माइक्रो वर्ड जो है ये माइक रॉस नाम के ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। हालांकि इस ग्रीक वर्ड माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, है ना। और बाद में जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा करोगे क्लास 12th में, तो मैक्रो वर्ड भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। के, कॉन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स जो होता है टू द ओरिजिन इंडिकेट्स दैट, वो क्या दर्शाता है? दैट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डैश, उसने दो ऑप्शन दे रखे हैं, डिमिनिशेस या इंक्रीजेस, इन दोनों में से एक भरना है। एज वी मूव अलोंग द कर्व डाउनवर्ड। तो बताओ इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? वेरी गुड, सही भेजा सब बच्चों ने। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिश होता है। वेरी गुड, सही।
उसके बाद एल, मार्जिनल प्रोडक्ट इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज। तो ये अभी फिलहाल हमने स्टडी नहीं करा है, ये एक आगे के चैप्टर का पॉइंट है, तो इसको हम छोड़ देते। तो इसका मैं आपको +1 ऐसे ही अपने स्कोर में मान लेता हूं कि दे दिया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हमारा बाहर का आ गया। उसके बाद एम, एन इंडिफरेंस मैप इज ए ग्राफ, इंडिफरेंस मैप एक ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट डैश इंडिफरेंस कर्व, 1 या मोर देन 1, इन दोनों में से एक फिल करना है। तो ये तो बड़ा आसान है। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जिसमें हम कितने कितने कर्व रिप्रेजेंट करते हैं, एक से ज्यादा, मोर देन 1। सही, ठीक है, वेरी गुड, सही भेजा आपने, वेरी गुड, शाबाश, मोर देन 1। उसके बाद एन, 14th पॉइंट, द टोटल यूटिलिटी divided by the number of units consumed is known as। तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी। हालांकि ये अभी हमने वैसे नहीं पढ़ा, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि शायद आप गलत बताओ, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे के चैप्टर से लिंक करता है। तो जिन्होंने आगे का पढ़ रखा है वो सही बता रहे हैं। तो उसको बोलते हैं बच्चों एवरेज यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, एवरेज यूटिलिटी। तो अगर कोई बात नहीं, आपने ये नहीं भी पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, इसका भी आप ग्रेस ले लेना नंबर, अभी ये भी आगे के चैप्टर में कवर हो जाएगा। और लास्ट नंबर 15, ओ, डैश इज फर्स्ट राइजेज या राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, कॉमा देन राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड फॉल्स आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम। तो ऐसा कौन सा कर्व होता है जो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और फिर फॉल हो जाता है। हाँ, सही, वेरी गुड, टोटल यूटिलिटी का कर्व होता है। बहुत बढ़िया। चलो तो जल्दी से मुझे बताओ 15 में से फिल इन द ब्लैंक में आपके कितने नंबर आ गए। बस फिर हम चलेंगे अपने लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। 14, 12, 14, ओके, 14, 10, 13, ओके, 12, ओके, चलो ठीक है। तो अगर 12 या उससे ज्यादा हैं तो एक्सीलेंट, 10 to 12 हैं तो गुड, 10 से कम है तो प्रैक्टिस मोर। चलो लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है बच्चों हमारी, इनका नाम है मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, तो मैच द फॉलोइंग आपको पता ही, बड़ा सिंपल होता है। एक तरफ ABCD होंगे, दूसरी तरफ 1 2 3 4 होंगे, हमको एक एक पढ़ के A से B से C से D से सबको मैच करने का रहेगा। ठीक है ना, तो मैं 1 by 1 पूछूंगा। तो पहले A का मुझे बताना, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। तो A का क्या होगा पॉइंट, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है, व्हेन। वेरी वेरी गुड, सही, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, शाबाश। बी, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट। कंज्यूमर उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर होता है वेयर बजट लाइन, जहां पर बजट लाइन क्या, जहां पर बजट लाइन क्या, बी का बजट लाइन इज क्या होती है, बजट लाइन इज, सही, टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। तो बस टेंजेंट वर्ड से ही समझ जाते, उतना ही काफी था। उसके बाद सी, बजट सेट इज, बजट सेट क्या होता है। हाँ, तो ये सिंपल है, तो सबको पता ही है। बजट सेट वो एक ट्राइंगल सा होता है, उसको हम बजट सेट बोलते हैं ना, बजट लाइन बन गई और ये ऐसा ट्राइंगल। ठीक है, तो बस डी तो अपने आप ऑटोमेटिकली ए पे चला गया है ना, तो वो तो फिर हम कर ही लेते हैं। चलो इसके बाद 33, मैच द फॉलोइंग दोबारा से। ए पॉइंट, ए कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, फाइंड द मोस्ट प्रिफर्ड बंडल बाय हिम। तो कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, वो कह रहा है तो उसके लिए कौन सा बंडल होगा, तो हम क्या कहेंगे, तो ए को हम अगर उन ABCD के 4 ऑप्शन में से बोलें तो किस में बोलेंगे, बंडल। बड़ा सिंपल आंसर है। हाँ, तो बंडल यहाँ पर वैसी एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर बंडल है, ऑप्शन नंबर 4, 6 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट्स ऑफ वाई। उसके बाद बी, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज 0, इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज।
तो इसको आप छोड़ देना, क्योंकि अभी हमने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा, तो फिलहाल ये पॉइंट जो है हमारा बाहर से आ रहा है। तो हालांकि ये हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं इसको खुद ही मैच करवा देता हूँ। तो हम बाद में आपको सिखाएंगे, उसमें इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हुआ करेगी। ठीक है, तो ये हमने खुद मैच कर लिया। चलो सी आप बताओगे अब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी कि पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन के पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी की क्या वैल्यू होती है? बताओ जी, टोटल यूटिलिटी की क्या वैल्यू होती है सैटिटी के पॉइंट पर? हाँ, तो सैटिटी के मैं डायग्राम पे बनाऊंगा भी एक बार। मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, दिखाने के लिए। और डी पॉइंट का आंसर क्या है वैसे ऑटोमेटिकली? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी? तो मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 0 होती। तो मैं ये फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी बनाता हूँ तो वो एक इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, और अगर मैं टोटल यूटिलिटी बनाता हूँ तो वो इस तरह से एक ऊपर जाकर फिर नीचे आने वाला कर्व बनता है। तो पॉइंट ऑफ सैटिटी उसे बोला जाता है जहां पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए। इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या सैटिटी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ सैटिटी पर मार्जिनल यूटिलिटी तो 0 होगी और टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, है ना। तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा और मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर होगा। तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। चलो ठीक है जी। उसके बाद 34 बस खत्म होने वाला है बच्चों। मैच द फॉलोइंग। ए, टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल यूटिलिटी बताओ मैक्सिमम कब होती है? व्हेन, तो अभी अभी बना ही लिया, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 तो होती है 4, सही। उसके बाद सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। बताओ मार्जिनल यूटिलिटी की परिभाषा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी क्या होती है? बताओ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। ये भी वैसे डायग्राम से हिंट ले सकते हो। मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की हमेशा क्या होती है? यस, वेरी गुड। हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी। पढ़ा था ना, इसका तो एक लॉ भी होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। बिल्कुल सही। उसके बाद सी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, देन टोटल यूटिलिटी क्या? हाँ, वेरी गुड। ये तो सिंपल है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। बस फोर्थ का तो अपने आप 1 पे भेड़ दे दें, ये लो। हाँ, है ना, तो वो तो बाय डिफॉल्ट 1 हो ही जाएगा। चलो उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आप 49th क्वेश्चन पर हो। टेक्निकली 50 नंबर की वर्कशीट है ये, 49th पर हो। मैच द फॉलोइंग। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज ए कंज्यूमर स्ट्राइक्स इक्विलिब्रियम व्हेन। अब दो कमोडिटीज वाले केस को याद करो, और उसमें इक्विलिब्रियम कब होता था? बताइए जी, कब होता था? याद करो, टू कमोडिटी वाला केस। टू कमोडिटी याद है ना, एल्फ्रेड मार्शल टू कमोडिटी। तो इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होता था? वेरी वेरी सही। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। वो लिखो ना लिखो, बात एक ही है। तो ये हो गया 4, सही। उसके बाद बी, नंबर ऑफ बजट सेट्स ऑफ ए कंज्यूमर आर। कंज्यूमर के जो बजट सेट्स होते हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? 1 ऑप्शन कहोगे कि 2 ऑप्शन कहोगे कि 3 ऑप्शन कहोगे? क्या कहोगे? सही, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ बजट सेट्स जो होते हैं कंज्यूमर के, वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, है ना, उसकी इनकम और उसके प्राइजेस पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद नंबर सी, ए कंज्यूमर डिमांड्स मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस बिकॉज। हालांकि इसको हमें आगे के चैप्टर में कवर करना है, तो इसीलिए इसको मैं खुद ही भेड़ देता हूं, आपके लिए नहीं छोड़ता। बिकॉज भेजना चाहते हो? अरे वाह, सही भेजा। हालांकि आगे भी पढ़ेंगे। बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स मोर देन
प्राइस। और डी जो है ये तो अभी हमारा आगे के ही चैप्टर का है, तो ऑटोमेटिकली वैसे ये 1 पर ही जाकर भिड़ जाएगा, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है जी। चलो उसके बाद हमारा है लास्ट क्वेश्चन नंबर टेक्निकली 50, मतलब पूरे 50 नंबर के, जिसमें हमने 28 MCQ करे, 2 रीजन असर्शन के क्वेश्चन करे, 15 फिल इन द ब्लैंक्स करे, और ये 5 मैच द फॉलोइंग हो गए, तो 50 कंप्लीट हो जाएगा। फिर फाइनल स्कोर बनाएंगे। तो जल्दी से पहले ए बताओ। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है, क्यों होता है बताइए? ड्यू टू। हाँ, तो इन 4 ऑप्शन में से अगर सेलेक्ट करना पड़ेगा तो हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी को। हालांकि टेक्निकली डिक्रीजिंग MRD नहीं होता, टेक्निकली डिक्रीजिंग MRS होता है, लेकिन फिर भी ABCD में से एक को सेलेक्ट करने की अगर मजबूरी ही हो गन पॉइंट पर, तो मैं डी को ही सेलेक्ट कर लूंगा। बट टेक्निकली डिक्रीजिंग MRS होता है, बट कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद बी, इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज कांस्टेंट, कह रहा है MRS अगर कांस्टेंट होगा, देन इंडिफरेंस कर्व विल बी। तो अगर MRS कांस्टेंट होगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है और आपने अच्छा आंसर दिया। तो अगर MRS कांस्टेंट होगा बच्चों, तो इंडिफरेंस कर्व भी फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। सी, परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज, ये सिंपल है तो फटाफट बता दोगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? हाँ, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हमने कितनी यूटिलिटी लास्ट यूनिट से ऑब्टेन करी, मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है वो तो हमें पता ही है, और वैसे भी बच गया आंसर हमारा। टोटल यूटिलिटी होती है सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज, तो वैसे भी वो 1 बच गया। ठीक है, चलो, तो दैट इज ऑल फॉर द वर्कशीट। अब मुझे ये बता सकते हो आप कि आपके टोटल आउट ऑफ 50 कितने नंबर आए? तो फिर हम आपके नंबर देख लेते हैं। और आई होप कि आपको आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार लगा हो। एक बार मुझे ये भी बता देना साथ साथ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया, मज़ा आया। 50 नंबर की रिवीजन करके चैप्टर 1, चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरी तरह से फिनिश करके, ठीक है, वेरी गुड। 46, 45, 44, 43, 43, 42, 45, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब 45 एंड अबव हैं तो वेरी वेरी गुड या एक्सीलेंट कह सकता हूँ। 40 टू 45 भी हैं तो भी वेरी गुड कह सकता हूँ। बिलो 40 अगर है तो फेयर कह सकता हूँ। 35 से भी कम है तो वर्क हार्ड। तो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इस वीडियो में डिस्कस करे गए क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ रिवीजन जरूर हुआ होगा। तो जब भी आपको मन करेगा इंट्रोडक्शन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रिवाइज करने का और इसके 1 नंबर के क्वेश्चंस को देखने का, तो आप इस वीडियो को कभी भी रिफर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी इसी तरह की ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।